उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस को देख करके तमाम बातें कही जा रही हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है। और भले से सरकार नहीं बनी देश में इंडिया गठबंधन की, लेकिन जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो तमाम छोटे जो संगठन थे छात्रों के, वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज लखनऊ विश्वविद्यालय में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। विजय यात्रा का मतलब क्या है, विजय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, वजह ये सब जानेंगे इन तमाम छात्रों से। क्या वजह है ऐसी कि विजय यात्रा, सरकार तो बनी नहीं। देखिए, भले ही सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी के घमंड को तोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने मिल करके इस देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व को बचाने का काम किया है। जहां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके गठबंधन के लोग ये कह रहे थे कि अगर इस देश के लोगों ने उन्हें 400 सीटें दे दी तो आने वाले समय में वो संविधान बदल देंगे, लेकिन ये आज मजबूती के साथ विपक्ष के लोग कह सकते हैं और इस देश की जनता को भी भरोसा है कि अब नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि उस देश के संविधान से खिलवाड़ कर पाएं, और नरेंद्र मोदी की यह भी हैसियत नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर पाएं या इस देश के लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लगा सकें। यानी कि इस देश के लोग अभिव्यक्ति उनकी आज़ादी है और इस देश के लोग कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी खाने के लिए आज़ाद हो गए हैं। यानी कि यह देश जो 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, वो आज आरएसएस रूपी अंग्रेजों से भी ये देश आज़ाद हो गया है। आज़ाद हो गया जी, आज़ाद पहले से प्रधानमंत्री ने बना, लेकिन खुश हो? जी बिल्कुल खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि जिस अयोध्या पे घमंड करते थे, आज उस अयोध्या के लोगों ने जनादेश दे करके बता दिया है कि हिंदुस्तान सबका है। इस हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं और महिलाएं भी हैं। ये हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को बचाने का काम इंडिया के लोगों ने किया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, राहुल जी को और इंडिया गठबंधन के तमाम उन संगठनों को जिन लोगों ने पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस देश की गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संसाधनों पर और इस देश की संस्थाओं पर कब्जा करके चुनाव लड़ा। यानी कि जो इस देश का चुनाव आयोग था, वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन करके काम कर रहा था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई। आरोप है, तमाम जैसे आरोप है, कैसे संविधान पे खतरा था, किस तरह का खतरा था आप मंडरा रहा था कि जो तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे, जो तमाम नेता तमाम बातों भाषणों में कह रहे थे, कैसा खतरा था, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम निखिल है और मैं आयशा संगठन से हूँ। और आज हम लोग, पहले तो बताना चाहूँगा कि आज जो अवसर है, आज हम लोग विजय यात्रा निकाले हैं। इस बात को कहने के लिए ये विजय यात्रा निकाली गई है कि बेशक बहुमत के साथ सरकार नहीं आई, हमारी विपक्ष की सरकार नहीं आई, लेकिन देश की जनता का जो एक भरोसा विपक्ष ने जीता है, देश की जनता का जो एक उम्मीद फिर से विपक्ष के अंदर जगी है, और आने वाली जो लड़ाई है और आने वाले 5 साल के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं, उनमें कितना ज़्यादा मजबूती के साथ विपक्ष लड़ेगा, इन सारे सवालों को लेके, इन सारे जश्न को, हर्ष उल्लास को लेके आज हमारा विजय यात्रा निकला था। अब जो आपका सवाल है कि किस तरीके से संविधान को लेके जो एक बात चल रही थी कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, और संविधान के ऊपर जो खतरे की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं विश्वविद्यालय से अपनी बात शुरू करूंगा। इस विश्वविद्यालय के अंदर बोलने तक की आज़ादी छात्रों को नहीं थी। विश्वविद्यालय जो कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्सिटी इसे हम कहते हैं, यूनिवर्स इस जगह पे समाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा भेदभाव छात्रों के साथ किया गया। एक तरह का जेल विश्वविद्यालय को बना दिया गया। जितने हमारे बोलने वाले साथी हैं, चाहे वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय के हमारे पूर्व छात्र साथी हों, उमर खालिद हो, शजील इमाम हो, मिरान हैदर हों, जितने बड़े हमारे छात्र साथी जो लगातार छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के, उनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लाद के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। गाँव घर से आने वाले किसान जब अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के अंदर पहुँचे विरोध करने के लिए, तो दिल्ली में बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई। देश की महिला पहलवान जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं, देश की वो पहलवान जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमें बताइएगा, वो नरेंद्र मोदी उनके समर्थन में नहीं रहे और उनके बेटे को फिर भी टिकट दिया जाता है। तो ये साफ दिखाता है कि देश के अंदर 2 तरह के नियम भाजपा ने बना दिए थे। एक नियम भाजपा परस्त और एक नियम जो भाजपा को नहीं मानने वाले लोग हैं उनके लिए। यानी कि आप कितने भी बड़े क्रिमिनल हों, आप कितने भी बड़े
गैंगस्टर हों, लेकिन अगर आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह की ईडी, किसी भी तरह की सीबीआई, किसी भी तरह का कानून आपके ऊपर नहीं लागू होगा। लेकिन अगर आप एक तरक्की पसंद लोग हैं, आप हिंदुस्तान मुल्क को गांधी के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, भगत सिंह के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, तो आप जैसे लोगों को सबसे पहले तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस बार का जो जनादेश है जनता का, वो साफ इस बात के पक्ष में है कि ये देश भगत सिंह के रास्ते पे चलेगा, बाबा साहब के रास्ते पे चलेगा, गांधी के रास्ते पे चलेगा, ना कि गांधी के हत्यारों के रास्ते पे। तो ये बताइए, जैसे बता रहे हैं कि आपके साथी कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, छात्रों के साथ अत्याचार होता, प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो अब भी तो प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या नहीं करेंगे? नहीं, यकीनन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब एक होता ना, घोड़ा बिना लगाम के चलता है तो किस कदर चलता है, और घोड़ा के जब अंदर लगाम लगी होती है तो पूरा नियंत्रित में रहता है। नीतीश बाबू और नायडू जी अब लगाम लगाएंगे इनके ऊपर, तो ये अब जिधर चाहो, कभी इधर मोड़ दिए, कभी उधर मोड़ दिए, कभी कहीं मोड़ दिए। अब ये राइट ट्रैक पे चलेंगे, और 6 महीने बाद, ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने आप देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, 6 महीने बाद जिस प्रकार से 2017-18 के समय में नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ 2015 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जाके एनडीए में चले गए, उसी तरह ये अभी एनडीए के साथ लड़े हैं इलेक्शन। 6 महीने बाद ये इंडिया अलायंस में आएंगे, और हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आदरणीय अखिलेश यादव साहब की। चलिए भाई, होने तो कुछ भी हो सकता है। आप समाजवादी पार्टी के तरफ से हो, है ना, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रहेंगे कि दिल्ली के रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आज अखिलेश यादव पूरे देश के नेता हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश उत्तर प्रदेश कमजोर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कमजोर नहीं होगा भाई, उत्तर प्रदेश छोड़ने थोड़ी जा रहे हैं, वो देश में वहाँ पे रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत बड़े बड़े और लीडर हैं, वो संभालेंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी की नानी याद आ गई है, ना से नायडू और नी से नीतीश। अब मोदी को हमेशा नानी याद आती रहेगी, जब नानी को भूलेंगे तब उनकी सरकार गिर जाएगी। यानी कि नायडू और नीतीश को याद रखना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि मोदी की नानी बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन के पास आने वाली है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सरकार बदलने के लिए 5 साल की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता की लोकप्रियता है, हमारे नेता के संबंध हैं, वो चाहे आदरणीय ममता बनर्जी जी से रहे हों, चाहे स्टालिन साहब से हों, चाहे नायडू जी से हों, नीतीश कुमार जी से हों, लगातार वो संपर्क में है। और मुझे जो सूत्रों के अनुसार मेरी जानकारी है, नायडू जी कह चुके हैं कि जिस दिन नीतीश जी आपको समर्थन दे देंगे, उनके 16 के 16 सांसद अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े होंगे। अच्छा, चलो अंदर की जानकारी भी रखते हो। मायावती इस बार बैकफुट हो गए, उनको 1 सीट नहीं मिला उत्तर, यहाँ से न देश में कहीं भी कुछ नहीं मिला। कैसे देखते हो इसको? क्योंकि भाई विपक्ष का भी होना तो बहुत जरूरी है, हर पार्टी को सीट होना जरूरी है ना। मायावती दलितों की राजनीति करती हैं। नहीं, मायावती दलितों की राजनीति करती थी, कर नहीं रही हैं, अब नहीं करती, अब नहीं करती हैं। उन्होंने दलितों के दम पर तो उन्होंने ताल ठोकी थी, कहते कि अकेले लड़ूंगी चुनाव। नहीं, दलितों के नाम पर उन्होंने जो लड़ी थी, जो नरेटिव जनता के बीच में गया इस चुनाव में, संविधान पे ऊपर एक खतरा था। संविधान के ऊपर खतरा पढ़ने के लिए आपको 3-4 बिल पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको किसान बिल पढ़ना पड़ेगा, आपको अभी यूजीसी ने ड्रॉप लाया था रिजर्वेशन खत्म करने का, जो SC/ST की सीटें उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इलेक्शन कमीशन का जो बिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन चुने जाएंगे, प्रक्रिया कि एक लोकसभा इसकी विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, उनकी कैबिनेट का होगा। तो बात लीजिए, 2 आपके घर के होंगे, एक आपका पड़ोसी होगा, तो किसके फेवर में फैसला जाएगा? तो इन सब बिलों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको लगेगा संविधान के ऊपर खतरा क्या था। दलित आंदोलन कर रहे हैं तो उनको नक्सली बता दिया जा रहा है, उन पे मायावती कुछ नहीं बोल रही। मुसलमान की हत्याएं हो रही, उनको मारा जा रहा है, उसमें मायावती कुछ नहीं बोल रही हैं। और उसी तरह से जैसे यादव हैं, हमारे यहाँ यादव के ऊपर जो हमले हो रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है तो पहले से लठई थे। सबके लिए एक परिभाषा बना दी गई, मतलब कि ये लोग अपराधी की परिभाषा बना दी गई थी कि ये व्यक्ति कोई काम करेगा। लेकिन मायावती उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। दलितों के ऊपर हमले हो रहे, मायावती कोई, इवन BSP के काडरों की हत्याएं हो रही, मायावती कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो काडर जिस तरह से भयभीत था कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी बीच में एक जो कुछ बयान आते हैं, ज्योति मिर्धा नागौर की, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उनका बयान आता कि हम संविधान बदलने के लिए हमको वोट दीजिए। लल्लू सिंह का बयान आता संविधान बदलने के लिए वोट। इस देश की SC/ST को किसने दिया? यानी उनके ऊपर भाड़ी, मियाँ की जूती मियाँ के सर पे। हाँ, वही हुआ कि इस देश में SC/ST को जो मिला संविधान की वजह से मिला, और संविधान बचाने के लिए मायावती कोई लड़ाई नहीं, बस अपने एक AC के कमरे में बैठी हुई हैं, इसीलिए वो उनका सीट नहीं है। इसी वजह से नहीं आया कि जिस वजह की उस उनके जो मुद्दे थे, संविधान बचाने के मुद्दे, वो गठबंधन लेके गया। गठबंधन ने उनकी बात रखी, दलितों ने गठबंधन को वोट दिया। नहीं तो ठीक है, जीत भी गए। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। इंडिया गठबंधन भी अच्छी मात्रा में आया है, लेकिन
देश का प्रधानमंत्री तो वही रहे, बदले नहीं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री भी बदलेगा, आप सब्र रखिए थोड़ा। वहाँ पे नीतीश बाबू हैं और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, तो उनसे हमें पूरी उम्मीद है। वो लोग पुराने समाजवादी साथी रहे हैं, तो वो बिल्कुल समाजवाद की तरफ ही आएंगे, उनसे उम्मीद पूरी लगी हुई है। आगे चलकर वो कुछ न कुछ समाजवाद की तरफ अपना रुख दिखाएंगे और समाजवाद का ही कोई न कोई प्रधानमंत्री बनेगा। भरोसा है बदलेंगे तभी। बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि इन पे चलाई नहीं जाएगी। जो इंसान बिहार में 5 साल में 4 बार शपथ ले रहा है, आपको लग रहा है कि वो उनकी सरकार चलवा देंगे? और उनको भी तो पता है, ये बात उनको भी पता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। तो वो उससे वापस हमारे पास आएंगे और हम लोग फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। और जो हमने किसानों से वादे किए थे, अग्निवीर ख़त्म करने की योजना बनाई है और युवाओं को नौकरी देने की जो बात की है, उस पर हम लोग काम करेंगे। वो भी तो सब पूरा करना है। जनता खुद कहेगी, अब नीतीश बाबू और नायडू बाबू से जनता खुद कहेगी कि आप लोग यहाँ से आइए, इधर आइए, और जनता कह रही है अभी। तो वो दूसरे कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाओगे आप लोग भाई? किसी का भरोसा कब तक है? ये उनके आए ना आए, वो वापस आए कि ना आए? देखिए, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। जो मोदी जी 400 पार का दावा करते थे, वो 400 पार का दावा जनता तोड़ चुकी है और इंडिया गठबंधन को इतनी लीड दे चुकी है कि जो लोग संविधान की हत्या करना चाहते थे, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह का क्या बयान आया था कि 400 पार कराओ, संविधान बदल देंगे। अरे तुमको ही बदल दिया जनता ने अयोध्या की, जिसके नाम पे आप राजनीति करते थे, राम के नाम पे राजनीति करते थे, राम के नाम पे राजनीति करते थे। जनता ने ये साबित कर दिया, राम के नाम पे राजनीति नहीं की जाती है, राम की पूजा की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मोदी जी ने राम जी की उंगली पकड़ के चलाने का एक तस्वीर वायरल हुई थी। तो उस पे मैं बताना चाहूँगा, जो नारा दिए थे, जो राम को लाए हैं, राम को दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हो जो राम को लाए, ये साबित किया है, राम जी तुमको लाए हैं। क्या उम्मीद है इंडिया गठबंधन के नेताओं से? सबसे पहले बता दो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और पार्टी चलाने का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 55 से 60 साल पार्टी ने राज किया है। और जिस हिसाब से इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, वहाँ से आज इतने बड़े प्लेन, हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, IIT कॉलेज देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, तो ये किसने बनाया है? सब कांग्रेस की देन है। आप केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, भारत में 1100। तो एक सारी चीज़ों पर जिस हिसाब से कांग्रेस ने काम किया है, ग्रीन रिवोल्यूशन लाए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाए, तो एक जीरो से हीरो बनाया ना भारत को, जिसको क्रिटिसाइज करके मोदी सत्ता में आए। और क्या किया? जिन चीज़ों को कहते थे कि ये बेचने वाले हैं, उनको आके मोदी ने बेच दिया। और वो भी बेचा भी किसे? सिर्फ 2 लोगों को इनको मिले बेचने के लिए, अंबानी और अडानी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देश में 100% अगर जो सरकार बनी तो माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि अब जो बीजेपी ने एक पप्पू की उनकी छवि बना दी थी, बीजेपी ने जो डिफेम किया, करोड़ों रुपए खर्चा किया, IT सेल लगाया, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने धुल दिया। जो आप भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, और बीजेपी अगर जो जातिवाद पे गई, धर्मवाद पे गई, तो बीजेपी जी राहुल जी प्रोफेशनवाद पे आए। वो गरीब के घर मिलने गए, वो लकड़ी काटने वालों से मिले, वो जाके किसानों से मिले, वो एक प्रोफेशन को उन्होंने टारगेट किया। वो जाके जो मैकेनिक थे उनसे जाके मिले, कोयला ढोने वालों से मिले। तो राहुल जी हर आदमी से मिले, उनके दुख जाने, सब्जी वालों से जाके वो मिलते थे। तो उन्होंने इतना, मोदी जी भी तो सबको गले लगा लेते हैं, दलितों के साथ में जो सफाई कर्मचारी उनके साथ खाना खाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं तो आप जानते हैं, राजनेता है, दिखाने के लिए कुछ भी कैमरे के सामने करते नहीं है। मोदी से गले लगाते हैं ना, उसका गला सबसे पहले काटते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस देश की 2 पार्टियां हैं। आप उधर शिवसेना देख लीजिए या NCP देख लीजिए, जहाँ जहाँ मोदी ने गला पे हाथ रखा है, उनका गला काटा है। और गरीबों का तो सबसे ज़्यादा इन्होंने काटा है। इन्होंने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, महंगाई मिटाएंगे। ये इन्होंने क्या किया? महंगाई बढ़ाई, गरीबों को ही मिटाने का कार्य कर दिया। गैस का दाम देख लीजिए, तो क्या गरीब नहीं मिटा? हंगर इंडेक्स आप देख लीजिए, हंगर इंडेक्स में क्या हाल कर दिया मोदी ने, कहाँ पहुँचा दिया। प्रेस फ्रीडम देख लीजिए। तो मोदी, आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि मोदी कंधे पे हाथ रखते ऊपर बढ़ा देते हैं? इनकी पार्टी के लोगों को देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह को देखिए आप, जो खिलाड़ी, जो महिलाएं इतना अपने आप को तपा के, धूप में जल के, मेहनत करके, कई कहाँ के गांव देहात से निकल के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने जाती थी, उनके साथ क्या हुआ? बृजभूषण शरण सिंह ने कांड किया, उस पर सरकार एक तरफ एकदम आ गई कि हम नहीं अपने सांसद के प्रति कार्रवाई करेंगे। तो ये कहाँ से है? कुलदीप सिंह सेंगर देख लीजिए आप, कानपुर में हाथरस का कांड देखिए। इसी देश की बातें हैं ना, नरेंद्र मोदी के शासन की बातें हैं ना, इसी डबल इंजन की सरकार में हुई है ना ये सारी चीज़ें। तो चलिए, अखिलेश यादव यहाँ मतलब ठीक ठाक, बढ़िया वोट मिला, देश की 3रे नंबर पार्टी हो गई है। तो अब उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? अगर वो दिल्ली चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा?
उत्तर प्रदेश अखिलेश ही जी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। चाहे आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर निकलिए, आप मेट्रो देख लीजिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो प्रस्ताव था अखिलेश जी लेके आए थे, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो अखिलेश जी के पास एक विजन था। अखिलेश जी पढ़ाई करके आए थे, पढ़े लिखे नेता हैं, उनको मालूम है कि प्रदेश कैसे चलाना है, हमको क्या कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और किस हिसाब से चीज़ों को चलाना है। तो प्रदेश की कमान राहुल गांधी ने अखिलेश जी के हाथ में दी हुई है और वो भी पूरा सपोर्ट किए हुए हैं, चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे जहाँ। मुझे लगता है कि अखिलेश जी उसी पे हैं और अखिलेश जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो अपने पिताजी की विरासत थी उसको और ज़्यादा आगे लेके गए जनता के आशीर्वाद से। एक बड़ी पार्टी एक उन्होंने कायम किया, बड़ी बात है। हालांकि लोग बीच में क्रिटिसाइज़ करने लगे थे अखिलेश जी को, लेकिन उन सारी चीज़ों पे मुंह पे तमाचा मारा अखिलेश जी ने। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए अखिलेश जी का, क्या लाजवाब तरीके से बांटा। जो लोग जिस थाली से पैदा हुए उसी में छेद करने की बात कर रहे थे, लल्लू सिंह जैसे लोग जिस संविधान से वो आए सांसद बन के उसी को चेंज करने की बात कर रहे थे। उन पर अखिलेश जी ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया जिसमें अयोध्या की जनता ने भरोसा जताया और लल्लू सिंह को पिछाड़ दिया। ऐसा मारा कि संविधान बदलना तो छोड़िए, वो अपने आप को न बदल पा रहे हैं वहाँ पे। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की राय। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।